आदाब अर्ज़ है। कैसे मिजाज हैं आप दोस्तों के? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एक उम्दा हफ्ता आपने गुजारा होगा। उम्मीद है जो हफ्ता गुजर गया वो हफ्ता अपने साथ कम नोयत की, कम शिद्दत की पहनाइयाँ लाया होगा। और उम्मीद है कि जो नया हफ्ता अब हमें दरपेश है वो हमारे लिए रखशंदा हफ्ता होगा। उम्मीद है कि कोई दुख नहीं छुएगा। उम्मीद है कि सब दोस्त यार अच्छे से ये वक्त गुजार पाएंगे। दीगर दोस्त आते होंगे। इब्तिदा में हमेशा कुछ वक्त दरकार होता है यारों को हाथ बैठने के लिए। सो हम भी इंतज़ार किए लेते हैं साहब। आंखें गज़ल हैं आपकी, हमारी हफ्तावार बैठक और आपसे बार बार इसी तरह इसी बैठक में मुलाकात। मेरे लिबास को देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि मौसम अब अपना रंग बदलता जा रहा है। जाड़े में बहुत से तौर अतवार बदल जाते हैं। पुराने वक्तों में गांव देहातों में, अच्छा यहाँ मैंने देहातों आम इस्तेमाल की वजह से कह दिया है। उर्दू में देह की जमा देहात है, सो देहातों मुनासिब नहीं होगा। सो गांव देहात में सर्दियों में लोग किसी एक नुक्कड़ पर लकड़ियों का अंबार लगाकर एक अलाव पैदा कर लेते थे। यूं समझिए कि रात को अलाव के हवाले कर देते थे। करीब एक दायरा बना लेते थे और अपने दिन भर के या हफ्ते भर के सारे दुख धीरे धीरे उस आग में उपलों की तरह फेंक दिया करते थे। बहुत सारे यार दोस्त यहाँ जमा हैं। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। यूँ लगता है जैसे जाड़े का मौसम है, गांव का कोई कोना है, एहसास की लकड़ियों पर इस बैठक की, इस बज़्म की आग जमी हुई है, एक अलाव सा है और हम अपने अपने दुख, अपने अपने थकन रसीदा बोझ और जिस्म उस अलाव की नजर करते जा रहे हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त यहाँ बैठे हैं। हाफिज मुझे नजर आए बार्सिलोना से। हाफिज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। साकिब भाई आप भी मौजूद हैं। ताहिर और इब्राहिम आप भी यहाँ हैं। अंसा आप भी यहाँ हैं। नाजिश अमीन आप भी यहाँ हैं। अक्सा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। आबदा डार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वकार अजमत आप भी यहाँ हैं। उसी तरह हिदायत सायर भी यहाँ मौजूद हैं। सो बहुत सारे दोस्त हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमेशा की तरह एक मौजू दरपेश होगा और उसी मौजू के किनारे, उसी मौजू की उंगली थामे कुछ देर साथ चलने की कोशिश करेंगे। मुसाफत लंबी होती है तो पड़ाव भी तवील होते हैं। हमारी मुलाकात चूंकि वक्फे वक्फे से तवातुर से हो रही है, इसलिए इस मुलाकात को
मुअत्तर रखने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तसर ही सही जो वक्त मैसर हो उसे बहुत तवज्जो से और एहसास के साथ गुजारा जाए। ये बज़्म हक़ाइक़ की बज़्म नहीं है, मगर ये बज़्म झूठ की बज़्म भी नहीं है। हक़ाइक़ शायद वो होते हैं जो हमें समाज के ज़रिए 2+2 4 की सूरत में सिखाए जाते हैं, लेकिन दिल की बस्ती में 2+2 4 नहीं होता, 2+2 भी नहीं होता। ये बज़्म दिल की वैसी ही बस्ती है, इसे उसी बस्ती की तरह समझिए। आज मौजू होगा साहिल का एक पल। उम्मूमन आपने देखा होगा समंदर जहां जहां भी हो उसके आसपास एक कोस्टल लाइन होती है, एक सड़क होती है, बहुत लंबी सड़क पर गाड़ी चलाई जाए तो एक तरफ का मंजर मुस्तकिल बदलता चला जाता है और दूसरी तरफ का मंजर नहीं बदलता। समंदर हर समत में एक जैसा लगता है। तो आइए आज उस कोस्टल लाइन से, उस कोस्टल सड़क से गाड़ी को एक तरफ रोक के पत्थरों की ये दीवार अबूर करके रेत का ये मैदान फलांग के कुछ देर खुद को लहरों के सुपुर्द करते हैं और फिर लौटते हैं। बस आज की बैठक यहां तक ही होगी। दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, लबों की मध्यम तवील सरगोशियों में सांसें उलझ गई थी। मुंदे हुए साहिलों पे जैसे कहीं बहुत दूर ठंडा सावन बरस रहा था। बस एक रूह जागती थी। बता तो उस वक्त मैं कहां था? बता तो उस वक्त तू कहां थी? बता तो उस वक्त मैं कहां था? बता तो उस वक्त तू कहां थी? मैं आरज़ू की तपिश में सुलग रही थी कहीं, तुम्हारे जिस्म से होकर निकल रही थी कहीं। बड़े हसीन थे जो राह में गुनाह मिले, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। ये बेतरतीब पत्थर अपनी बेतरतीबी में तरतीब है। अगर इन्हें तरतीब से रखा जाता तो मंजर कितना बदसूरत हो जाता। ये पत्थर एक दूसरे से चिपके हुए नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को छू रहे हैं। इनके बीच खला है, इनके बीच हवा के गुजरने के रास्ते हैं। जब समुंदर परेशान होता है और हवाएं चंगाड़ती फिरती हैं तो इन पत्थरों के बीच से गुजरते हुए वो आवाजें भी पैदा कर देती हैं जो आवाजें शायद ये सुराख ना होते, ये खला ना होते तो हम ना सुन सकते। मुझे लगता है इन पत्थरों के बीच हवा गुजरती है तो
समंदर की हिचकियां सुनाई देती हैं ये पत्थर अपनी बेतरतीबी में खूबसूरत हैं। इन पत्थरों के एक जानिब बड़ी निफासत से दीवार बना दी गई है, मगर दूसरी जानिब सिर्फ पत्थर धरे गए हैं। ये समझते हुए कि समंदर जब बाहर आना चाहेगा सड़क की जानिब तो फकत दीवार रोक नहीं पाएगी उसे। ये पत्थर रख देंगे तो शायद समंदर से बाहर झांकती लहरें पत्थरों के बीच इन खलाओं में खो जाएं। इन पत्थरों की दूसरी जानिब रेत है, बहुत रेत, और रेत की कहानी भी बड़ी अजीब है। आम रेत और साहिल की रेत में एक फर्क है। आम रेत जिस्म को छूकर जिस्म अपनाती नहीं, जिस्म के साथ छूती है तो चिपकती नहीं। किसी का जिस्म बदन से खरोचना भी पड़ा, बिछड़ते वक्त बहुत देर सोचना भी पड़ा। तेरी तलाश के सयाल ख्वाब बह निकले, इसी ख्याल से पलकों को नोचना भी पड़ा। फिर साहिल की इस रेत की एक और खास बात है, और वो किसी सहरा, किसी दश्त के हिस्से में नहीं आती, और वो ये है कि यहां आने वालों के पैरों के निशान लहरों का इंतजार करते हैं। लहरें ना आए तो रुक कर, ठहर कर आसमान को देखते रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जाते नहीं कहीं। दश्त में, सहरा में काफिलों के काफिले गुजर जाएं तो पैरों के निशान नहीं मिलते। दश्त तो काफिले खा जाए तो भी निशान नहीं देता। कितने मजनू, कितने कारवां सहराओं की नजरों गए। जमीने दश्ते याद पर हवाए संगे वक्त थी, कोई निशान देर तक पड़ा मिला नहीं मिला। मगर साहिल पर पैरों के निशान जो पड़े हैं वो पड़े हैं तब तक जब तक समंदर खुद बाहर निकल के उन निशानात को पी ना जाए। फिर यहीं साहिल की इस रेत को एक और तकदीस भी मिली है, और वो है यहां लोग घरौंदे बनाते हैं। पत्थरों से उस जानिब कितनी तहरीरें लिखी हैं, तुम्हारा नाम भी लिखा है। दायरावार इश्क के सारे झगड़े उस रेत पर लफ्ज ब लफ्ज मौजूद हैं, घरौंदे मौजूद हैं, ख्वाब मौजूद हैं। वो ख्वाब जो गुजरते नहीं, वो रात जो थमती नहीं, वो चांद जो अक्स अक्स मौजूद रहता है। साहिल के एक जानिब
बहुत तरतीब से बनाए हुए बेंच और सीढ़ियां मौजूद हैं। हैरत से तकते रहते हैं ये सारा मंजर। लेकिन रेत गवाह है कि वो खुद मौजूद रहे या ना रहे, अपने सीने पर धरे जाने वाले पैरों की हिफाजत करती है। इस रेत पर कोई अपना घर छोड़ गया है और दरो दीवार की तरतीब बताती है कि यह घरौंदा 2 हाथों ने नहीं बनाया, 4 हाथों ने बनाया। एक जानिब की दीवार पर पैर का निशान है, जाने वाला शायद जल्दी में था या शायद घर बनाते बनाते कोई तकरार आन पड़ी, दीवार गिर गई। घर के एक जानिब उस बड़े कमरे की दीवार के बाएं जानिब एक रोशनदान है, एक खिड़की है जो समुंदर को खुलती है। शायद सोचा गया होगा कि जब साहिल पर इन मस्नुई बेंचों पर बैठकर समुंदर को तकते तकते थक जाएंगे और घर लौटेंगे तो इस खिड़की से समुंदर देखता रहेगा। या शायद चांद जो किसी शब्द यहां वहां की दौड़ से परे इस खिड़की पर कोहनी टिकाए बैठा होगा। मैं कितनी देर तक इस घरौंदे को देखता रहूं और भूल चुका हूं कि ऐसे घरौंदे तो हर साहिल पर पड़े होते हैं। हर घरौंदे के साथ एक ख्वाब, एक कहानी बंधी होती है। इन साहिलों पर कितने सारे नाम धरे होते हैं। जमा तफरीक और ज़र्ब की इस दुनिया से बिल्कुल परे। जो जो घरौंदे से आगे बढ़ता हूं, रेत पराई होती जाती है। समंदर के करीब होते हुए रेत बाहर से आने वालों को अपनाना छोड़ देती है। जिस्म को छूती है तो चिपकती नहीं, और चिपक जाए तो आसानी से धुल जाती है। बस 10 ही कदम दूर पहली लहर आकर ठहर रही है। यूं लगता है जैसे कोई बाहर को आना चाहता हो और गिरते हुए, तैरते हुए अपनी उंगलियों की पोरें साहिल की रेत पर रखकर फिर समुंदर बुर्द होता चला जाए। पानी छू रहा है पैरों को, उंगलियों से होकर गुजर रहा है पैरों की।
चांद न होता तो पानी बहुत ठंडा होता। यूं लगता है जैसे चांद के जिस्म ने पानियों से सर्दी छीन ली है, सर्दी का एहसास छीन लिया है। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अचानक एक एहसास सा गुजरा है। वो पैर जो मैं साहिल पर छोड़कर आया था गरौंदे के पास पास से पगडंडी बनाते हुए, लगता यूं है कि उन पैरों पर कोई पैर रखकर पीछा किया जाता है। चांद की रोशनी काफी है ताक्कुब देखने के लिए, मगर मौजूद कोई नहीं है और आवाज खनक रही है। लम्हा है शायद। वो बोली, आतिफ तुम्हारी आंखों में एक डर है, तुम्हारी आंखों में एक डर है। फिर उसने साहिल की रेत हाथों में लेके देखा कि जैसे मुझको बता रही हो हथेलियों पर चिपकता साहिल सदा नहीं है। वो बोली, आतिफ तुम्हारी आवाज की दलीलें, तुम्हारे शेरों की तय बतय ये सुलगती सांसें, तुम्हारे माथे पे उठती लहरें, ये सब हमारे इस एक पल से हंसी नहीं है। तुम्हारे होंठों के जायकों में कहीं नहीं है। चलो जरा मेरा हाथ थामो, बरहना पैरों को साहिलों से उलझती लहरों के बीच रखो, हवा में घुलते सुरों को पलकों की मुट्ठियों में दबा के देखो, शराब राहों के इस्तियारे निशान बनाओ, खामोशियों की जुबान से सरगोशियां बनाओ। तुम्हें फकत एक पल मिलेगा। यह ऐसा पल है कि साहिलों पर हमारे पैरों के सब निशानात मिट भी जाएं, ये ख्वाबनाकी किसी नए दायरे की गर्दिश में खो भी जाए, हमारे रस्तों के मोड़ हमको अलग अलग समत ले भी जाएं, तो फिर भी अजमान का ये साहिल इस एक पल से सिला मिलेगा। यहां वहां रोशनी की शतरंज पर ये लम्हा तुम्हारी शब की गिरा मिलेगा। वो बोली, आतिफ तुम्हारी आंखों में एक डर है कि जैसे लम्हा खिसक रहा है, तुम इस खिसकते सवाल लम्हे, ख्याल लम्हे पे नज्म लिखना। वो बोली, आतिफ तुम्हारी आंखों में डर है, डर का लम्हा है शायद, वो लम्हा जो मुद्दत पहले उसी साहिल पर रख छोड़ा था। अब जब जब उस साहिल से गुजरता हूं, वो लम्हा रेत पर रखे हुए पैरों पर पैर रखता हुआ मुझ तक आन पहुंचता है, चिपक जाता है जैसे रेत चिपकती है जिस्म पर। पानियों में उतर जाऊं तब भी कि जब रेत जिस्म और समुंदर में से समुंदर का इंतखाब कर चुकी होती है। वो लम्हा लेकिन समुंदर जैसा लम्हा लेकिन जिस्म को मुकद्दस समझता है, जिस्म से चिपकता फिरता है। बहुत देर पानियों में पैर मौजूद रहे तो पानी पैरों पर, हाथों की पोरों पर अपनी लहरें लिख देता है। हाथों पर वो लहरें बहुत देर तक मौजूद रहती है। ये उगने वाली लकीरें तुम साथ न होते तो फकत लकीरें होती, तुम साथ हो
तो तकदीरें हैं, लकीरें नहीं। धीरे धीरे मैं फिर पानी से साहिल की रेत की जानिब, घरौंदे की जानिब चल रहा हूं, चांद कहीं उकुब में छोड़कर। धीरे धीरे रेत फिर जिस्म से चिपकने लगी है। वो ख्याल लम्हा रेत को चिपकता देखकर खुद समंदर हो चुका है। घरौंदे की एक और दीवार गिर चुकी है और एक मस्नूई सीढ़ियों और बेंचों वाली दुनिया सामने है। उस बेंच पर दो साए अब भी मौजूद हैं। वो साए जो अंधेरी रात होते ही वहां आन मौजूद हुआ करते थे। मैं कि 2 रोज का मेहमान तेरे शहर में था, अब चला हूं तो कोई फैसला कर भी न सकूं। जिंदगी की ये घड़ी टूटता पल हो जैसे कि ठहर भी न सकूं और गुजर भी न सकूं। मेहरबान हैं तेरी आंखें मगर मुंह से जां, इनसे हर जख्म तमन्ना तो नहीं भर सकता। ऐसी बेनाम मुसाफत हो तो मंजिल कैसी, कोई बस्ती हो बसेरा ही नहीं कर सकता। एक मुद्दत हुई लैलाए वतन से बिछड़े, अब भी ताजा है मगर जख्म पुराने मेरे। जब से सरसर मेरे गुलशन में चली है तब से, बरगे आवारा के मानंद ठिकाने मेरे। आज इस शहर कल उस शहर का रास्ता लेना, आए क्या चीज गरीबुल वतनी होती है। ये सफर इतना मुसलसल है कि थक हार के भी बैठ जाता हूं जहां छांव घनी होती है। तू भी ऐसा ही दिलाराम शजर था जिसने मुझको इस दश्ते कयामत से बचाए रखा। एक आशुफ्ता सरू आबला पाकी खातिर कभी जुल्फों कभी पलकों को बिछाए रखा। दुख तो हर वक्त ताक्कुब में रहा करते हैं, यूं पनाहों में कहां तक कोई रह सकता है। कब तलक रेत की दीवार संभाले कोई, वो थकन है कि मेरा जिस्म भी ढह सकता है। अजनबी लोग, नए लोग, पराई गलियां, जिंदगी ऐसे कराइन में कटेगी कैसे। तेरी चाहत भी मुकद्दस, तेरी कुर्बत भी बहिश्त, देश परदेश की तफरीक घटेगी कैसे। नागुजीर आज हुआ जैसे बिछड़ना अपना, कल किसी रोज मुलाकात भी इम्कान में है। मैं ये पैराहने जां कैसे बदल सकता हूं कि तेरा हाथ मेरे दिल के गिरीबान में। धुंध छाई हुई है झीलों पर, उड़ रहे हैं परिंद टीलों पर। सबका रुख है नशेमनों की तरफ, बस्तियों की तरफ, बनों की तरफ। अपने गल्लों को लेके चरवाहे सरहदी बस्तियों में जा पहुंचे। दिले नाकाम मैं कहां जाऊं, अजनबी शाम मैं कहां जाऊं। तुम्हारी आंखों में एक डर है कि जैसे लम्हा खिसक रहा है। समंदर के करीब लेटी हुई उस सड़क पर बैठी हुई वो कार, आसपास दौड़कर गुजरता हुआ शहर और उस दौड़ते गुजरते शहर को हैरानी से खड़े देखती
दीवारें, इमारतें। समंदर शोर ना करे तो क्या करे, चांद चुप ना हो जाए तो क्या करे, शब चौखट पर बैठ के शब भर ख्वाब से बातें बांट रही है। आती जाती आहट नीली होके धुंध में खो जाती है। टूटा पंखा छत से लटक कर अपनी जान गंवा बैठा है और अब के बस झूल रहा है। ठंडा बिस्तर करवट लेकर उलझी सलवट छोड़ रहा है। आहें सांसों के बखियों से लड़कर मट्टी चाट रही हैं। दम लेने को अब की हवा भी रोशनदान से बाहर कूदी, अंदर एक उदासी उतरी। जिंदा तस्वीरों के नीचे मुर्दा सा एक जिस्म पड़ा है। शायर के इस कमरे में बस सिर्फ खामोशी भौंक रही है। बस एक जिस्म के कम होने ने इससे सब कुछ छीन लिया है। अब ऐसे हालात में आखिर ख्वाब भी थक कर सो जाएं तो रात अकेली रह जाएगी। शब चौखट पर बैठ के शब भर ख्वाब से बातें बांट रही। ये था सड़क से समंदर और फिर समंदर से सड़क तक के बीच का एक लम्हा। आज की बैठक में मेरी तरफ से आप तक इतना ही। अब आपके पैगामात का वक्त है। वकार से पूछ लेते हैं कि अगर वो पैगामात हम तक पहुंचा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वकार अजमत, उम्मीद है कि आज मौजूद होंगे। अगर मौजूद हैं तो लुत्फ आ जाए। अंजलि, आप यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ लाई। मैंने देखा भी आपको मौजूद हैं। उस्मान मुनीर भाई, आप भी यहाँ हैं। डॉक्टर तारिक फ़ानी, आप भी यहाँ मौजूद हैं। मैं दीगर दोस्तों के पैगाम भी देता है। कहते हैं कि आतिफ भाई, हमें हर वक्त बिछड़ने और खो जाने का खदशा क्यों रहता है। अब तो सिर्फ गुनगुनाते हैं, समुंदर की जानिब से आती हुई हवाएं किसे ढूंढते हो। देखें, ये खदशा इसलिए लाहिक रहता है कि हमने मोहब्बत अपने वजूद से बाहर रख दी है। हमने शायद इश्क को बाहर ढूंढना शुरू कर दिया है तो खो जाने का खौफ है। वरना खोना क्या और पाना क्या। जो आन मिला है वो इसलिए नहीं आन मिला कि आपको उसकी जरूरत है, वो आन मिला है कि उसे आपकी जरूरत है। और इसी तरह आप किसी से इश्क कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो आपसे इश्क कर रहा है, बल्कि इसलिए कि आपको उससे इश्क करना अच्छा लग रहा है। इश्क दो तरफा नहीं होता, मोहब्बत दो तरफा नहीं हो सकती। मोहब्बत होती ही एक तरफा है। मैं उससे मोहब्बत करता हूं क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये कारोबार है, ये इश्क नहीं है। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मुझे मालूम नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता है तब भी मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ये है इश्क। इसमें खदशा नहीं रहता, इसमें खो जाने का डर नहीं रहता, इसमें बाहर कुछ नहीं रहता, सब अंदर आ जाता है। अकबर हमारे साथ हैं, राहील असलम हमारे साथ हैं। राहील भाई, आप फरमाते हैं कि साहिल हमेशा हमारे पाँव के निशान मिटा देता। अच्छा, उसी तरह हमारे उस्मान भाई मौजूद हैं यहाँ पर। और नवाज कहते हैं जी कि जाने वालों को भुलाया जा सकता है, क्या ये मुमकिन है और कैसे मुमकिन है। ये पूरी उम्र वो थे, वो बातें जो जहन पर अपने नकूश छोड़ते हैं, हमेशा आपको छेड़ते हैं। आवाज़ों पर रुक जाना तो एक बहाना होता है। जिनको जाना होता है ना, उनको जाना होता है। वकार, अच्छा वकार मौजूद हैं। वकार आदाब अर्ज़। अच्छा, आप अगर पैगामात वकार
वकार भाई, अगर आप पैगामात मुझ तक पहुंचा देंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, काशिफ वो कहते हैं जी कि जख्म ना कुरेदा करें आतिफ सर। हाँ, जख्म तो कुरेदना नहीं है यहाँ इस बैठक का मकसद। इस बैठक का मकसद ये है कि जो जख्म है उसे महसूस जरूर किया जाए। अगर आप जख्म को महसूस कर रहे हैं तो समझिए जी रहे हैं। जिस रोज आप जख्म को महसूस नहीं करेंगे उस रोज आप जी नहीं रहे होंगे। मुर्दा लोगों में सब कुछ हो तब भी एहसास नहीं होता। सदफ कहती हैं जी कि एक तरफा प्यार बेवकूफ़ी तो नहीं, मुमकिन है बेवकूफ़ी हो, मगर मसला ये है कि अक्लमंदी और बेवकूफ़ी का मोहब्बत के बाजार में सिक्का चलता नहीं। वक्त की तेज हवा शोर तो डाले हुए है, एक दरीचा तेरी खुशबू को संभाले हुए है। इश्क है चाक के गिरे बानियों आहो सोजा, तू कहां अक्ल व खिरत बीच में डाले हुए है। सो अगर अक्लमंदी से जाएंगे इश्क के बाजार में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा। अच्छा, उसी तरह ताहिर खान कहते हैं कि खो जाने वालों को क्या दोबारा पाया जा सकता है? बात यह है कि जो खो चुका है ना, इसका मतलब है कि वो खो सकता है, और जिसे पाया जा सकता है और पाकर खोया जा सकता है, इसका मतलब है उसे दोबारा पाकर भी खोया जा सकता है। और जिसे पाकर खोया जा चुका हो वो अगर दोबारा मिल भी जाए तो वो ख्याल कहीं नहीं जाएगा जो खो जाने का है, जो खदशे की सूरत में है। और इश्क के बाजार में, इश्क के बाब में अगर कहीं कोई खदशा आ जाए तो दुई हो जाती है, शिर्क हो जाता है, फिर इश्क नहीं रहता। इश्क में शरायत नहीं हो सकती, इश्क गैर मशरूत है। मैविश कहती है कि अच्छा, मैविश भी कह रही है कि एक तरफा प्यार इल्यूजन तो नहीं है, मुमकिन है हो, मगर सवाल यह है कि इल्यूजन यानी शराब आपकी निगाह में क्या है? आप किसे इल्यूजन समझते हैं, किसे हकीकत समझते हैं? जो हकीकत है कहीं वो हकीकत तो इल्यूजन नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम जिसे हकीकत कह रहे हैं वही शराब निकले, जिसे हम आज तक शराब समझते रहे हैं वही हकीकत निकले। मैं हूं मगर मैं कहीं नहीं हूं, मगर तू ना हो के भी हर जगह है। अच्छा, इसी तरह कुमेल कहते हैं जी कि कौन सा म्यूजिक है बैकग्राउंड में? सर ये कहाँ हो तुम चले आओ है। राहील आलम कहते हैं कि एक तरफा इश्क हमेशा सूली की तस्वीर क्यों दिखाता है? हमने समझ लिया है ऐसे। असल में हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें कारोबार इतना अहम है, इतना ज्यादा है, जोड़ तोड़ की आदतें इतनी ज्यादा हैं कि हमने इश्क को कुछ का कुछ बना दिया। अब तो हमने शायद बहुत मौके पे जरूरत को भी इश्क की समझ लिया है। अब हम इश्क की जरूरत के लिए घर से निकलते हैं और जरूरत का इश्क वापस घर ले आते हैं। हर एक शख्स जरूरत बना हुआ है यहाँ, कोई जरा भी जरूरी नहीं किसी के लिए। उसी तरह लकी खान कहते हैं जी कि हाल में माजी क्यों जिया जाता है? इसलिए कि
आवाजें पीछा करती हैं, इसलिए कि जिंदगी भी रेत का जैसे साहिल है। चलने वालों के पैरों के निशान तब तक पड़े रहते हैं जब तक कोई लहर उन्हें समेट डाले। हाल से जब जब मुड़ के देखा जाएगा, अपने पैरों के वो निशानात वहां मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अच्छी बैठक रही। उम्मीद है कि आप लोगों को इस बैठक में, इस आग के अलाव के आसपास अपने अपने जज्बों और एहसासात की कैफियतों के साथ बैठ के अपना आप छू के महसूस करके अच्छा लगा होगा। हमारे बीच का रिश्ता शुरू दिन से जरूरत के सिवा कुछ भी नहीं शायद। जरूरत बात करने की, जरूरत सांस लेने की, जरूरत फुर्सतों के वक्त को आसान करने की, जरूरत को मोहब्बत नाम दे लेने से अजनबियत की सरहद कम नहीं होती। सो हम एक दूसरे को जान पाने में बड़े मायूस ठहरे हैं। मैं घंटों बात करता हूं, तुम्हारी फुर्सतों के वक्त को आसान करता हूं। मेरा उस पर यह दावा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारा भी यही इसरार, मुझसे प्यार करती हो। सो हम आसानियों से झूठ की आदत निभाने में महारत सीख लेते हैं। जरूरत को मोहब्बत मान लेते हैं, मगर सच है, जरूरत की कसम सच है, हमारे बीच का रिश्ता शुरू दिन से जरूरत है। एक सरगोशी मुझसे बोली, क्या वो तुम हो जो मेरे कानों से लगकर अपनी गजलें, अपनी नज़में कह जाता है? फिर मैं बोला, हाँ मैं वही हूं। फिर वो बोली, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, नींद उड़ाकर सो जाते हो। सुनो जिंदगी, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सुनो जिंदगी, मुझे तुमसे बिछड़ना बुरा लगता है, बहुत बुरा, मगर फिर भी